नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। किसी भी देश या समाज में शांति व्यवस्था तभी बनी रह सकती है और लोग चैन से रह सकते हैं, बिना डरे अपना काम कर सकते हैं, जब अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगी रहे। लेकिन अगर अपराधी बेलगाम होने लगे, बेखौफ होने लगे, तो ये साफ हो जाता है कि कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़, प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ गई है या फिर पड़ रही है। देश के कई राज्यों में सरकारों पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम हो रही हैं। लेकिन यही आरोप अगर देश की राजधानी दिल्ली में लगने लगे तो बात और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। देश की कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली को अगर आज की तारीख में क्राइम कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली में क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्राइम के तमाम घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ती जा रही है। गैंग वॉर जो कभी मुंबई की पहचान होता था, वो आजकल दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में अलग अलग गैंग्स के नाम बहुत तेजी से सामने आ गए हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, और ऐसे में दिल्ली पर जब इस तरह की बातें हों, जब ये लगे कि दिल्ली सुरक्षित नहीं बची है, यहाँ पर दहशत का माहौल है, हर रोज कॉल्स आ रहे हैं, तो वाकई में चिंता हो जाती है। खबरों की खबर में आज हम इस मुद्दे पर गहराई से बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में अपराधियों के गैंग इतने ज़्यादा सक्रिय अचानक क्यों हो गए हैं। दिल्ली में इस साल हर दूसरे दिन, जी हाँ, हर दूसरे दिन किसी व्यापारी कारोबारी को जबरन वसूली के फ़ोन कॉल्स आए हैं। इस साल के पहले 300 दिनों में जबरन वसूली की करीब 160 ऐसी कॉल्स आई हैं। इससे साफ है कि दिल्ली के गैंग्स बेखौफ हैं और व्यापारी कारोबारी दहशत में हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आज हम अपनी लीड स्टोरी में दिल्ली में गैंग्स क्यों बेलगाम है, इस पर गहराई से पड़ताल करेंगे। तमाम इंसिडेंट आपको दिखाएंगे कि कैसे बीते 300 दिनों में 160 फिरौती की कॉल्स आई हैं। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम के बारे में। अपनी नई टीम बना रहे हैं। क्या उनकी टीम में शामिल होने जा रहे अधिकारियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और चीन इस बार सेकंड टर्म में उनके निशाने पर रहने वाला है? क्या भारत को ट्रंप की जीत और उनकी नई बन रही टीम से खुश होना चाहिए? क्या भारत को ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रही है ट्रंप की नई टीम? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारा आज का तीसरा मुद्दा भी होगा, और वो है उत्तर प्रदेश के उन परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्यालय के बाहर कल से विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने आपको वहां का ताज़ा अपडेट दिया था, आज भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पीसीएस और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग से ये छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानेंगे राज्य सरकार इन छात्रों के साथ क्या फैसला करने वाली है, यूपी पीसीएस का क्या रुख है। लेकिन हमारी तीसरी बड़ी स्टोरी के तौर पर सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेखौफ होते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, इस साल अक्टूबर तक, यानी शुरुआत के 10 महीनों में, यानी 300 दिनों में दिल्ली के व्यापारियों को उगाही और जबरन वसूली के करीब 160 कॉल्स आ चुके हैं। इस बात पर जोर देना इसलिए ज़रूरी है कि यह आंकड़ा बताता है कि अपराधी दिल्ली में कितने बेखौफ हो गए हैं, कितने बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में काम धंधा व्यापार कैसे चल पाएगा? हर कारोबारी अपने फ़ोन पर आने वाली अपरिचित कॉल को उठाने से डरता है, क्योंकि दूसरी ओर कोई गैंगस्टर हो सकता है जो धमकी देगा, अल्टीमेटम देगा और कारोबारी से उसकी जान की कीमत के एवज में मोटी रकम ऐंठना चाहेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी की भी हालत ऐसे में क्या होगी। ये एहसास करने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर एक सराफा व्यापारी को ऐसा ही एक कॉल आया और उस व्यापारी ने इस कॉल को एक दूसरे फ़ोन के जरिए रिकॉर्ड कर लिया। सुनिए। काला जखेड़ी भाई की तरफ से बोलिए। रंगदारी के लिए फोन करे तेरे पास। जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। वो ये दुकान नहीं करी, वो तेरा पैसा कमा रहा था।
मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त, तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। भाई जी मैं कहाँ से करूँगा पैसा? पैसा हो तो मैं पैसे करूँ। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो तेरे को देने सर जी पड़ेंगे। सर जी जिसके पास सर जी फोन चला गया सर उसको जी पैसे देने पड़ेंगे। सर जी लो, मेरी बीवी है, बच्चों से बात कर लो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की कसम खा के कहते हैं हमारे पास ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर प्लीज़ थोड़ा सर समझिए आपको सर। तो मैं रिपोर्ट भेज हम देता हूँ। दोनों खुद मेहनत करते हैं, कोई हमारा अपना नहीं है। दुकान में बीवी मेरे साथ में बैठती है और मैं अगर बैठता इतना हूँ। ही पैसा होता तो मैं ऊपर आराम से बैठती, दुकान पे मेहनत नहीं करती। जोड़ बता दिया दोस्त, जिसके पास फोन चलेगा उसको पैसे तो देने ही पड़े। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सर देने तो प्लीज पड़ेंगे। सर थोड़ा जी आपने देखा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस वीडियो में, वो व्यापारी की पत्नी जब उससे बात कर रही है, उस फ़ोन करने वाले से, उसके हाथ कांप रहे हैं, वो घबराई हुई हैं, उनको परेशानी है, वो चिंतित हैं कि क्यों उनको धमकाया जा रहा है। इस वीडियो को जिसने रिकॉर्ड किया मेरे सहयोगी हैं शुभांग सिंह ठाकुर, उन्होंने उस व्यापारी से बातचीत की है। हम आपको स्पष्ट कर दें, हम जानबूझकर इस व्यापारी की पहचान नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मामला उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हम उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र उस व्यापारी को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन अब जो बातचीत आप सुनने वाले हैं, जो मेरे सहयोगी शुभांग ने इस व्यापारी के साथ फ़ोन पर की है, वो पूरी घटना को बता रहा है कि क्या हुआ था जब रंगदारी की एक कॉल आई थी। हाँ, आकाश जी ये बताइए कि आपको एक्सटॉर्शन के लिए यानी कि रंगदारी के लिए कॉल आपको कहाँ से आया था, किस नंबर से आया था, क्या पूरा मामला है ये बताइए। ये कोई एक इंटरनेशनल नंबर था, उससे आया था और ना जाने किसी ने ना, उन्होंने यही बताया कि किसी ने मुखबरी होती है ना, कि किसी बंदे ने मुखबरी मारी है कि ये ऐसा है। तो मैंने बता दी भाई यहाँ कनौनी की दुकान है और कैसे कैसे बंदा गुजारा करता है। मैडम मेरी साथ में बैठती है, तो वो बोला कि भाई साहब ऐसे कोई नहीं बताया कि आपके पास पैसे तो है नहीं। मेरे पास पैसे कहाँ से है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले तुम्हें 2 दिन का समय देते। मैं ठीक है जी, नहीं ठीक है नहीं। फिर उन्होंने फोन काट दिया। ये कब की बात है? ये 7 तारीख की बात है। फिर क्या हुआ? उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है और जांच चल रही है, सारी टीमें लगी पड़ी है। बाकी ऐसे तो साहब ने बोला है कि जल्द से जल्द पकड़ ली जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर जी, थैंक यू। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ठीक है सर जी। जिसने आपको कॉल किया उसने अपना क्या नाम बताया, किस गिरोह से जुड़ा हुआ, क्या बताया? उसका नाम जॉनी नाम था और काले भाई जी का कोई ग्रुप है, काला हाँ, काला जगीरा। काला जठेरी। काला जटेरी। इस बातचीत को सुनकर आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि किसी भी कारोबारी की हालत क्या होती होगी जब उसके पास इस तरीके से रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए कॉल्स आती होंगी। दिल्ली में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है। शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि इस साल के शुरुआती 10 महीनों में हर दूसरे दिन, एक एवरेज के तौर पर 300 दिनों में 160 कॉल्स आई, यानी हर दूसरे दिन एक कारोबारी को धमकी भरे फिरौती के लिए ये फोन आए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के कारोबारी कितने डरे हुए हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल न होकर देश की क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। बीते हफ्ते ही 4 दिनों में 7 ऐसे मामले सामने आए जहां गैंगस्टर्स ने सराफा व्यापारी, जिम के मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, मिठाई की दुकान के मालिक और एक मोटर के वर्कशॉप मालिक को धमकी भरे कॉल्स किए हैं। नवंबर महीने में अभी 12 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन हर दिन दिल्ली एनसीआर में कारोबारियों को ऐसी कॉल्स आ रही हैं। इन आंकड़ों को देखिए, ये नवंबर की मैं बात कर रहा हूं। आज से 2 दिन पहले 10 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक सराफा व्यापारी को रंगदारी की कॉल आई। बदमाशों ने खुद को काला जठेड़ी गैंग से बताया। 8 नवंबर को एक कारोबारी को वीडियो कॉल कर 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। घर पर फायरिंग भी की गई। आरोपी को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। 8 नवंबर को ही पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में लूटपाट के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में नदीम नाम के शख्स की मौत हुई। ये तस्वीरें जब आप देखने वाले हैं, इसी घटना की हैं। आठ नवंबर की ये घटना है और गोली मारी गई लूटपाट के इरादे से और नदीम नाम के शख्स की मौत हो गई।
देखिए, एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को नांगलोई में एक जिम मालिक को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया जिसमें 7 करोड़ रुपए मांगे गए। कॉलर ने खुद को जेल में बंद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर से जुड़ा बताया, जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। 7 नवंबर को ही रोहिणी में गहनों की एक दुकान के मालिक से काला जठेड़ी गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगी गई। न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इसका वीडियो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, ऊपर आपने उसको देख चुके पूरी डिटेल रिपोर्ट में। 6 नवंबर को छावला इलाके में कुछ शूटरों ने एक मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के अपराधी शामिल थे। इन बदमाशों ने वर्कशॉप मालिक जोगिंदर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। 6 नवंबर को ही दिल्ली के मीराबाग इलाके में राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग की गई और आसानी से फायरिंग करने वाले फरार भी हो गए। 5 नवंबर को रोहिणी में 3 लोग एक शोरूम में घुसे और हवा में फायरिंग की। जाने से पहले उन्होंने जबरन वसूली से जुड़ा एक नोट पीछे छोड़ा जिसमें गैंगस्टर के नाम और वसूली की रकम लिखी हुई थी। नोट में लिखा था योगेश दरिया, फज्जे भाई और मोंटी मान, और 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इससे पहले अक्टूबर के महीने में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। सितंबर के महीने में एक जिम संचालक की सरेआम हत्या ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। 12 सितंबर की रात दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक जिम संचालक नादिर शाह की सरेआम उसके जिम के बाहर ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के सिलसिले में पुलिस ने एक शूटर मधुर उर्फ मोटा अरमान समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि आरोपी गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। इसी मामले में गिरफ्तार जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने भी कोर्ट में माना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या के पीछे है। अधिकतर मामलों में एफआईआर रजिस्टर की गई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच टीमें मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 300 दिनों में 160 रंगदारी या एक्सटॉर्शन के कॉल्स सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक 2023 में जबरन वसूली के 204 केस रिपोर्ट किए गए। 2022 में 187 केस रिपोर्ट किए गए, यानी साल दर साल केसेस जो रंगदारी के हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स के हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। कारोबारियों के आने वाले ऐसे अधिकतर कॉल विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स और उनके साथियों के होते हैं जो VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से फ़ोन करते हैं ताकि आसानी से उनको नंबर को ट्रेस न किया जा सके। कई कॉल फर्जी नाम से किए गए सिम कार्ड के इस्तेमाल से भी किए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कॉल बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलर्स, सराफा व्यापारियों, कार शोरूम ओनर्स, मिठाई की बड़ी दुकानों से जुड़े कारोबारियों को आ रहे हैं। दिल्ली का कोई कोना ऐसी कॉल से अछूता नहीं है, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। हर जगह जहां पे व्यापारी हैं, खासकर बड़े व्यापारी हैं, उनको इस तरह के कॉल्स आए हैं। कई जगह तो कॉल्स आने के बाद संबंधित कारोबारियों के घरों, दुकानों और शोरूम के बाहर फायरिंग की गई है, उनको डराया गया है। 8 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 24 घंटे में दिल्ली में फायरिंग की 3 घटनाएं घटी, जिनमें 2 लोगों की मौत भी हुई और 3 लोग घायल हो गए। बीते 10 दिनों में शूटआउट की 8 घटनाएं दिल्ली में हुई हैं, जिनमें 6 लोगों की जान चली गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 10 से 11 गैंग्स की पहचान की है जो दिल्ली और NCR में जबरन वसूली के लिए कॉल्स कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और हत्या भी कर रहे हैं। इनमें जो गैंग्स खास हैं उनके नाम देखिए जो पुलिस के मुताबिक है: लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अनमोल बिश्नोई गैंग, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जितेंद्र गोगी, संपत नेहरा, हाशिम बाबा, सुनील टिल्लू, कौशल चौधरी, नीरज फरीदपुरिया, काला जठेड़ी और नीरज बवाना गैंग और बम्बैया गैंग शामिल हैं। इनमें से कई गैंग एक दूसरे के दुश्मन हैं और अक्सर उनके बीच गैंग वॉर भी देखी गई है। लेकिन इन गैंग्स ने दिल्ली NCR के व्यापारियों और कारोबारियों का जीना इस वक्त मुश्किल में डाला हुआ है।
दिल्ली में गैंगस्टर्स क्यों इतने बेलगाम हो गए हैं, व्यापारियों और कारोबारियों की नींद क्यों उड़ी हुई है, इसी मुद्दे पर, क्योंकि ये मामला इस वक्त मौसम व्यापारियों का है। बड़ी शादियां होती हैं, बड़े खर्चे होते हैं, लोग बाग कैश में सामान खरीदते हैं, लेते हैं, जाते हैं। ऐसे में इस तरह की चीज़ें होना वाकई में चिंता पैदा करती हैं। दो खास मेहमान हैं बात करने के लिए। यशवर्धन आज़ाद साहब अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं IB के, हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है आज़ाद जी। और प्रवीण खंडेलवाल साहब जो कि BJP के सांसद भी हैं, कारोबारी भी हैं और CAIT के अध्यक्ष जो कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है। प्रवीण भाई, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। प्रवीण जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको इस बात का एहसास हुआ है CAIT के मुखिया होने के नाते, क्या आप तक इस तरह की ख्वाहिशें, दरख्वास्त पहुंची है कि उनको कॉल्स आ रहे हैं, उनको रंगदारी मांगी जा रही है? ये मामला निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। केवल दिल्ली से नहीं बल्कि अनेक राज्यों से इस प्रकार की खबरें आई हैं और मैं जिन जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, मैं उन सब लोगों से लगातार बात कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम मिलकर के हम सरकार से भी इस पर बात कर रहे हैं। मैंने स्वयं पुलिस अधिकारियों से भी बात की है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी ताकत से जुटी हुई है इस प्रकार की चीजों को ठीक करने में और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। प्रवीण भाई, पुलिस जो कर रही है वो हम बता भी रहे हैं, पुलिस ने कुछ एक्शन लिए भी हैं अलग अलग केसेस, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं। मेरा कंसर्न व्यापारी हैं, ये सीज़न है व्यापारियों के लिए, शादियों का, नया साल, दिवाली, बाज़ारों में भीड़ है, हम सब देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ पूरी दिल्ली में। क्या आप CAIT के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि और आप सांसद भी हैं और आप चांदनी चौक इलाके से आते हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग है, क्या आपके पास भी ऐसे किस्से सुनने को मिले जहाँ रंगदारी मांगी गई हो, फिरौती मांगी गई हो? क्या आप जानते हैं पर्सनली लेवल पर? नहीं, ऐसा व्यक्तिगत रूप से तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ कुछ व्यापारी संगठनों के लोगों ने मेरे से जरूर संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि उनके बाजारों में या उनके जानने वालों में कुछ एक दो लोगों को इस प्रकार की खबर आई है। अभी जितना विस्तार से आप बता रहे हैं उतना विस्तार से तो मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन जरूर एक दो लोगों से मुझे सूचना आई है। क्योंकि ये प्रारंभिक सूचना है तो ये मामले को हल्के से नहीं लिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि मैं चांदनी चौक से सांसद भी हूँ और कैट का मैं ओहदेदार भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बनती है। मैं केवल आपके जरिए से सब व्यापारियों को, कारोबारियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अपने टोस्ट पर खड़ा हूँ और बहुत जल्दी इन सब चीजों का हल निकाल करके हम सुरक्षित करेंगे। पुलिस पूरी मजबूती से इस काम में जुटी हुई है और जिस प्रकार की कॉल्स आ रही हैं उनको ट्रेस करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है प्रवीण भाई, बहुत जल्दी मैं आपके एश्योरेंस पे हम भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं एक बार यशवर्धन आज़ाद साहब के पास जाना चाहता हूँ। आज़ाद साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है? जैसा मुझे फील हो रहा है, 300 दिनों में 160 एक्सटॉर्शन कॉल दिल्ली में, ये यूजुअल है या अनयूजुअल है? आप इसको कैसे देखते हैं? सुमित, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो खाका खींचा है अपने प्रस्तुति में वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है और बिल्कुल ही सही है। और इस खाके से जो सामने प्रदर्शित होता है वो है कि स्थिति गंभीर ही नहीं है, खतरनाक होने की तरफ है। और अगर ये दिल्ली के खंडेलवाल साहब ने ठीक कहा कि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब कि इसके लिए हमें एक नेशन व्यापी नहीं तो कम से कम 4 स्टेट्स का मिलके एक ऐसी कार्रवाई होनी बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी से जो फ़ायदा हमें हुआ है सरकार को, उससे ज़्यादा फ़ायदा क्रिमिनल्स को हुआ है। और इसीलिए वो जो डिनाइबिलिटी फैक्टर है, चाहे वो VoIP का यूज़ करें, चाहे वो ये सिम जो कहीं से भी अनक्लेम्ड सिम से करें, व्हाट्सएप से करें, ये जो कई तरीके आ गए हैं ये एक बहुत बड़े चैलेंज पोज करते हैं। लेकिन सुमित,
एक बात ऐसी भी है कि जब जेल से आपको कॉल्स आ रहे हैं तो इसके लिए मैं जरूर वहां के प्रिजन अधिकारियों को और पुलिस को जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि अभी तक जो जितने खतरनाक प्रिजन्स हैं वहां पे जैमर्स का यूज किया गया है, सारी चीजें जितनी तकनीकी व्यवस्था की जा सकती है किया गया है, चाहे वो तिहाड़ जेल में है चाहे कि अन्य जेल में। ऐसे में जो कॉल्स जा रहे हैं वो किस प्रकार जा रहे हैं, क्योंकि इनके लीडर्स जैसे नीरज भवाना का एक गैंग की हम बात करते हैं, उनके तरफ से एक्सटॉर्शन जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान रहा है। तो सबसे दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, क्या ये सही है, क्या ये इसी गैंग से जा रहा है क्या, या इनके नाम का कोई हाँ और गुट का इसमें इस्तेमाल किया बिल्कुल। जा रहा है। और दूसरी एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा सुमित, वो ये है कि देखिए रिपोर्टेड एक्सटॉर्शन केसेस तो 160 हैं, कितने अनरिपोर्टेड हैं, क्योंकि कितने बेचारे छोटे मोटे जो हमारे जो व्यापारी हैं वो रिपोर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो बिल्कुल। रियल एस्टेट की बात है, चाहे वो शोरूम्स की बात है, जिसे हम कहते हैं रंगदारी टैक्स, ये सारी चीजें। मैं एक चीज़ आज़ाद साहब, क्योंकि आप पुलिस के अधिकारी रहे हैं, मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस का रुतबा, पुलिस का खौफ कम हुआ है? हमने दिल्ली में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती देखी हैं। दिल्ली पुलिस क्या सीन में नहीं दिखाई देती है? क्यों बेखौफ बेलगाम होते अपराधी दिखाई दे रहे हैं? क्यों? देखिए इतना ऐसा कड़ा बयान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो शायद किसी और स्टेट में नहीं है। दिल्ली पुलिस वीआईपी सिक्योरिटी से लेकर पता नहीं कॉन्फ्रेंस में लेकर, अब मैं छोटी सी बात आपको सुमित बताता हूं कि आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन में पुलिस का कहीं कोई रोल नहीं था, कहीं कोई रोल नहीं था। एक पुलिस वाला कहीं इधर उधर आपको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ की पुलिस को रोज चाहे पानी टैंकर हो, चाहे पोल्यूशन के प्रॉब्लम हो, चाहे कोई धरना हो, हर चीज में पुलिस व्यस्त रहती है। तो ये आसान नहीं, मैं जानता हूँ ये स्पेशल सेल इनका काम है। इन्होंने एक गैंग के मेंबर को पकड़ा भी है, जिससे काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं। उन्होंने 11 गैंग्स आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी एक सच है कि लोगों में अगर इस तरह का माहौल आ रहा है, एक आशंका का, एक भय का, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि ये थोड़ा खतरनाक अगर मैं साबित हो। आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पूछूं आज़ाद साहब, आप जी। दिल्ली पुलिस के कप्तान हैं अगर, तो पहला काम क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस पर भरोसा है कि दिल्ली पुलिस कुछ काम कर रही है? दिल्ली पुलिस में सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे स्पेशल ये टास्क फोर्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा कि ये देखने के लिए कि जितने एक्सटॉर्शन के डिमांड्स होते हैं उसमें से कितने एक्चुअल परिणत हो रहे हैं एक्शन में, और क्योंकि अगर वो एक्शन में परिणत होते हैं तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस का योगदान है। कहाँ पे ये पैसा जाएगा, किस तरह से मिलेगा, क्या ये सारे एक्सटॉर्शंस रियली सही हैं या झूठ हैं, ये जो 11 गैंग्स हैं इनके हमारे पास लिस्टिंग है कि नहीं। तो इसमें एक बड़ा ही वृहद कार्यक्रम होता है स्पेशल सेल का राइट। जो किया जाता है, और मैं समझता हूँ वो आज करना बहुत आवश्यक। एक चीज और है सुमित, कि इसमें और सारे राज्यों की भी सहायता की बहुत आवश्यक है, जो रिलेटेड रोहतक के एरिया हैं, मेरठ के एरिया हैं, नूह के एरिया हैं, ये जो एडजॉइनिंग जितने एरियाज हैं उसमें भी एक बहुत ही एक सूत्र, एक एक पकड़ चीज़ ऐसी। और जानना चाहूँगा मैं आपसे क्विक रिस्पांस के तौर पर, आज़ाद साहब, प्रवीण भाई मैं आता हूँ। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है, स्पेसिफिक लॉरेंस के लिए पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया है, या इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं और एजेंसीज कर रही हैं? क्या है ये, मतलब यंग लड़का 30-32 साल का और दुनिया भर में इसका खौफ? जी, इसी सुमित आपने ठीक कहा, इसी बात का अंदेशा मैं दे रहा था कुछ जी। देर पहले, जो मैंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लोग बंबई में भी अब ऐसी बातें करने लगे हैं कि सारे जितने थ्रेट्स वहाँ पे हुए हैं वो सब लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए हैं और दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहे हैं। ये सही नहीं है। अभी तक देखिए कि बाबा सिद्दीकी के केस में भी जो पकड़ाया है वहाँ बहराइच से, जहाँ से, उससे भी ये तहकीकात की जा रही है क्या ये एक्चुअल लॉरेंस बिश्नोई का प्लॉट है। तो जब वहां पे ऐसी बातें हो रही हैं तो ये छोटे मोटे केसेस में मैं राइट। नहीं समझता कि हर शोरूम को, हर व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई की तरह से ये जा रहा है। इतना जरूर सही है कि लॉरेंस बिश्नोई क्राइम के वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन हर क्राइम को आप उसके नाम पे नहीं डाल सकते।
मैं इसीलिए प्रवीण जी के पास आना चाहूँगा। प्रवीण जी, हम नवंबर के महीने में हैं, जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव आने वाला है। सवाल मेरा आपसे ये है, इस वक्त में जब चुनाव दिल्ली में असेंबली का होने वाला है, आपकी पार्टी बड़ मजबूत तरीके से उतरेगी, 7 सांसद आपके जीते हुए हैं, आप सरकार में आना चाहते हैं दिल्ली में, आपको लगता नहीं कि बहुत कठिन चुनौती होने वाली है? कैसे दिल्ली वासियों को आप भरोसा दिलाएंगे कि आप आएंगे तो माहौल सुरक्षित हो जाएगा? सुमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो जितनी बातें अभी हमारे बहुत ही काबिल ऑफिसर रहे श्री यशोवर्धन आजाद जी ने कहा है, वस्तुतः उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर के एक पैरामीटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा मैंने कहा, ये समस्या गंभीर है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बहुत मजबूती से इन सब चीज़ों को डील करने के लिए जाने जाते हैं। ये विषय निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बड़ा है। जैसा अभी आजाद साहब ने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में जो पुलिस स्ट्रक्चर है, चाहे किसी भी राज्य का हो, उनको आपस में बैठ करके इस पर एक नीति बनानी होगी और ऐसे करके पर इसको प्रवीण भाई, कहीं ना कहीं हम टैकल लोग करना कहते होगा। हैं कि दिल्ली पुलिस देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस में से एक है, सबसे बढ़िया निश्चित है। फैसिलिटीज उसके पास हैं। वो कॉल को ट्रेस करना, अपराधी तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं। ऐसे में अपराधी रोज फोन करें, एक एक दिन में 2-2, 3-3 कॉल करें, फिर डराने के लिए गोली चला दें, फिर किसी की जान ले लें, ये मतलब गले नहीं उतरता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सुमित भाई, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ आजाद साहब मेरी बात से सहमत होंगे। पुलिस के पास अगर कोई भी सूचना आती है तो कोई पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यह भी है कि जैसा आपने स्वयं कहा कि हम जिन सिम का इस्तेमाल हो रहा है उनको ट्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। और मुझे लगता है जो बात आजाद साहब ने कही, जो हमारे दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, उसको हमें थोड़ा और एक्टिवेट करना होगा। और ये जरूर है कि कभी कभी पूरे सिस्टम में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो फिर उसका प्रतिकार भी उतनी मजबूती से होता है। और ये मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है। मैं एक लॉ मेकर के नाते से भी मैं ये कहना चाहता हूँ और व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में भी ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे मिलकर के इस सिस्टम से निपटेंगे। आप डबल रिस्पॉन्सिबल वाली पोजीशन पे है प्रवीण भाई। आप व्यापारियों के नुमाइंदे के तौर पर भी यहाँ पर हैं, सांसद के तौर पर भी यहाँ पर हैं, और बीजेपी के इतने बड़े प्रदेश के वो उस नेता भी यहाँ पर है। मेरा सवाल बस आपसे आखिर में ये है, क्या आप मानेंगे कि ये नाकामी है दिल्ली पुलिस की, फेलियर है, पकड़ नहीं पाना, खत्म नहीं कर पाना? नहीं ना, मैं इसको ऐसे, ये नाकामी नहीं है। देखिए, जैसा भी आजाद साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ऊपर कितने प्रकार की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी दिल्ली को सुरक्षित रखा हुआ है। और ये जो मुद्दा है ये निश्चित रूप से गंभीर है। दिल्ली पुलिस पूरी ताकत के साथ, सरकार पूरी ताकत के साथ इससे जुटेगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये चलिए, हम इंतजार करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो जमीन पे चरितार्थ हो प्रवीण भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि व्यापारी, कारोबारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास ऐसे थ्रेट कॉल्स, ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल्स नहीं आने चाहिए। उसके अपराधी के मन में खौफ होना चाहिए कि अगर वो कॉल करेगा तो पकड़ लिया जाएगा, सलाखों के पीछे होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का मामला था, दिल्ली में दहशत का मामला था, व्यापारियों में चिंता की बात थी, इसीलिए हमने सोचा कि इस बड़ी खबर को आज बड़ी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अब बढ़ते आगे आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब बात करूंगा मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने इन चुनावों में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर बड़ी शानदार जीत दर्ज की। इस जीत का उत्साह ट्रंप के चेहरे पर साफ दिखा और अमेरिका के लिए अपने एजेंडे पर उन्होंने काम करना अभी से शुरू कर दिया। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे दौर की तस्वीर उनके मार-ए-लागो रिजॉर्ट में तैयार हुई है। यहाँ उनके करीबी सदस्य तो मौजूद हैं ही, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्रंप के कट्टर समर्थक एलोन मस्क भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसी रिजॉर्ट में ट्रंप प्रशासन में अहम पदों के लिए अभी तक जितने भी नामों का ऐलान किया है, उससे अमेरिका में उदारवादियों की
परेशानी बढ़ती जा रही है। दुनिया के तमाम देशों की सरकारें भी इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि उनसे किसी भी तरह जुड़े पदों पर डोनाल्ड ट्रंप किसको नियुक्त करते हैं। भारत भी अपनी ओर से ट्रंप प्रशासन के नए अधिकारियों पर निगाह रखे हुए है, खास तौर पर कौन अमेरिका का रक्षा मंत्री बनेगा, विदेश मंत्री होगा, वित्त मंत्री की भूमिका किसको मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन रहा है। ट्रंप के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर 2 संभावित नियुक्तियों पर भारत की खास तौर पर निगाह है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो को नियुक्त कर सकते हैं। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप के प्रतिद्वंदी रहे थे और दोनों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए थे, लेकिन तब से दोनों के रिश्ते सुधर गए। अधिकतर जानकार मानते हैं कि ट्रंप उनको अपना विदेश मंत्री चुन सकते हैं। अगर ये नियुक्ति होती है तो माना जा रहा है कि अमेरिका से भारत के संबंध मजबूत हो सकते हैं। दरअसल भारत को लेकर वो काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। वो भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत देखना चाहते हैं। इसी साल जुलाई में वो अमेरिकी सीनेट में यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नाम से एक विधेयक लेकर आए थे। ये बिल इस बात से जुड़ा था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए और सुरक्षा के लिए ज़रूरी मदद देनी चाहिए। इसी बिल में कहा गया था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में भारत को अपने बाकी सहयोगी देशों जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नेटो को जैसा सही दर्जा मिला है वैसा दर्जा भारत को दे। इस बिल में यह भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता पाया जाता है तो उसे सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी जाए। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान वो लगातार भारत के साथ सहयोग मजबूत करने पर जोर देते रहे। हम बात कर रहे हैं मार्को रूबियो की, जिनका नाम विदेश मंत्री के तौर पर चल रहा है। मार्को रूबियो का रुख चीन को लेकर भी काफ़ी सख्त रहा है। चीन के उइगुर में अल्पसंख्यक समुदाय से जबरन काम कर बनाई गई चीज़ों के आयात पर उन्होंने पाबंदी लगाने पर जोर दिया। हांगकांग को लेकर उनके बयान को चीन मार्को रूबियो पर पाबंदी लगा चुका है। ट्रंप की तरह मार्को रूबियो को भी मानना है कि अमेरिका को अपना पैसा और संसाधन दूसरे देशों और उनके लोगों की समस्याओं को सुलझाने में खर्च नहीं करना चाहिए। ट्रंप की तरह वो भी मानते हैं कि यूक्रेन को अपने पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने की कोशिश के बजाय रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर जोर देना चाहिए। मार्को रूबियो की ही तरह चीन को लेकर सख्त रुख रखने वाले 2 और नेताओं को ट्रंप अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो है माइक वॉल्ट्ज, जो कि अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने जा रहे हैं, और एलिस स्टिफनेक, जो कि संयुक्त राष्ट्र में अपना राजदूत बनाने की तैयारी में ट्रंप उनको कर रहे हैं। तो माइक वॉल्ट्ज को डोनाल्ड ट्रंप अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाएंगे, ये भारत के लिए उत्साहित करने वाली खबर है, क्योंकि वॉल्ट्ज अमेरिका में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं, जो भारत के साथ अमेरिका का रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देता है। चीन के लिए उनकी नियुक्ति अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वो चीन की कथित आर्थिक नीतियों जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, गलत व्यापारिक तरीकों और अमेरिका की सप्लाई चेन में खामियों का फायदा उठाने जैसी बातों के विरोधी रहे हैं। वॉल्ट्ज ने तो यहाँ तक कि 2022 में बीजिंग में हुए विंटर ओलंपिक्स के अमेरिका द्वारा बॉयकॉट पर भी जोर दिया था। चीन द्वारा अपने जिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सलूक और कोविड महामारी में चीन की भूमिका को लेकर उन्होंने विंटर ओलंपिक के बहिष्कार की बात भी की थी। वो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उनकी नई टीम की नियुक्ति से भारत को कितना खुश होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चिरानी साहब मौजूद हैं। ब्रह्म सर, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। जो नए नाम सामने आए हैं नई टीम के, ट्रंप साहब की जो नई टीम है वो भारत के लिए कितनी सूटेबल आपको दिखाई दे रही है? क्या भारत इससे खुश हो, उत्साहित हो या नहीं? इस समय भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी टेंस हो चुके हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ के बजाय तो ये लीडरशिप चेंज वाशिंगटन में और नया नेशनल सिक्योरिटी टीम जो बन रहा है, ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये अमेरिका के हित में है और भारत के हित में है कि ये
बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत हो। तो जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वॉशिंगटन में, जैसे माइक वॉल्स का ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेंगे, और बहुत लाइकली मार्को रूबियो बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दोनों बहुत ही अच्छे अपॉइंटमेंट हैं। मगर जैसे हम भारत में भी देखते हैं कि जो लोग ऑपोजिशन में एक बात कहते हैं और सत्ता में आके दूसरी बात करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो नई टीम बन रही है, सत्ता में आके क्या वो ही करेंगे जो पहले बोल रहे थे जब ऑपोजिशन में थे। राइट। इंडिया कॉकस के चीफ रहे माइक वॉल्स, अगर स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करूं तो उनकी कई सारी नीतियां, कई सारी पॉलिसीज़, कई सारी बातें ऐसी रही हैं जो प्रो इंडिया रही, एंटी पाकिस्तान रही, एंटी चाइना रही। मेरे ख्याल से एकदम से वो 360 डिग्री से अपना रुख बदलेंगे, ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। उनकी पहचान का भी तो सवाल खड़ा हो जाएगा। वर्मा सर। नहीं, आप सुमित ठीक कह रहे हैं। माइक वॉल्स बन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राइट। तो एनएसए का रोल अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस करना और जो व्हाइट हाउस की जो पॉलिसी मेकिंग है उसको उसको संभालना। तो उनका जो पब्लिक प्रोफाइल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। मगर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माइक वॉल्स प्रो इंडिया है, एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है यूएसए के लिए इस सेंचुरी का। राइट। तो उनका जो एटीट्यूड है भारत की तरफ बहुत ही पॉजिटिव है। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने वाले हैं, मोस्ट लाइकली, उनका अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि रूबियो बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मगर उन्होंने तो माइक वॉल्स से भी एक कदम आगे लेके उन्होंने एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया था जुलाई में, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका भारत को वही दर्जा दे जो नेटो अलाइज को अमेरिका देता है। राइट। इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी फ्लो है वो खुला होना चाहिए भारत के लिए, और भारत की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसको इंक्रीज करने के लिए रूबियो का ये कहना है ये अमेरिका के अपने हित में है। तो दोनों रूबियो और वॉल्स भारत के मित्र हैं। मेरे साथ ब्रह्मा सर, दर्शकों के लिए बता दूं, मेरे साथ अटर्नी आनंद आहूजा साहब भी जुड़ रहे हैं, जिस वक्त हमारे साथ अमेरिका से ही सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ट्रम्प की पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहे हैं और इस कैंपेन के दौरान लगातार कई शोज़ में उन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट भी किया है। शुक्रिया आहूजा साहब वक्त निकालने के लिए। मैं आपको देख पा रहा हूँ, अब शायद गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपने शायद डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और बीच में आप रुक कर मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला। लेकिन पहला सवाल यही है कि ये आप मतलब आप ग्राउंड पे हैं, आप एज ए रिपोर्टर मुझे बताइए कि क्या मार्को रूबियो बन रहे हैं? कोई शक शुबा तो नहीं है ना, या है कुछ नाम चेंज भी हो सकते हैं? सुमित जी, नाम कभी भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम चेंज नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि नाम चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, इसमें कोई ना कोई तो बेस होता है। और अभी जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट से बात कर रहे थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काश पटेल जो हैं वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आने वाले हैं, और CIA के जो डायरेक्टर होते हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। अभी काश हमारे गुजराती भाई हैं और इंडिया के साथ जो है उनका भी एक बड़ा अच्छा रोल रहेगा। और विवेक रामास्वामी जो है हम बोल रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं कि वो भी कैबिनेट में आ जाएं। तो से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें काफी कुछ कैबिनेट पोस्ट ऐसे होंगी मेरे हिसाब से जो प्रो इंडिया होंगी। तो मार्को रूबियो साहब, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, बट ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ये मान के चले कि नई टीम जो अभी शेप लेती दिखाई दे रही है ट्रम्प साहब की, वो चाइना के बजाय इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देगी? चाइना के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंडिया के लिए अच्छी खबर है? अब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर है। एक तो मैंने जैसे पहले तो कहा था, पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और ट्रम्प की आप एक चीज और देखिए, जो इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करते हैं, उसका जो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ना है वो
जो एंटी इंडिया एलिमेंट है यहाँ पे, जो खालिस्तानी मूवमेंट है, वो ज़्यादातर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा क्यों मिल रही है? क्योंकि वो इलीगल भी यहाँ आते हैं और उनको जो है यहाँ पे असाइलम पिटीशन वो तभी फाइल कर सकते हैं जब वो ये केस बनाएं कि हमारे साथ इंडिया में अत्याचार हो रहा है। तो अगर वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर एक कर्व लगता है, बैन लगता है या थोड़ा सख्ती होती है, तो उसमें से काफी सारे जो पंजाब से लोग आ रहे हैं इलीगल यहाँ पे, और चाहे वो एंटी इंडिया हैं या नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम लेने के खातिर उनको ये कहना पड़ता है कि हम एंटी इंडिया हैं, और उसके ऊपर भी बड़ा जो है एक असर पड़ने वाला है कि ना होगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इलीगल इमिग्रेशन होगा और ना ही उनको यहाँ आने का मौका मिलेगा और ना ही वो एंटी इंडिया को स्टेटमेंट देने का मौका मिलेगा। जी 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 ब्रह्मा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आज न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट है कई सारे इंडिया में कि चाइना जो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, वो अब ट्रेड शुरू करना चाहता है, वीज़ा आसान करना चाहता है, और ये जो फैसला हो पाया वो जो कज़ान में मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग की मोदी साहब से, उसके बाद चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका भी भारत के साथ है, चीन भी भारत के साथ है, तो क्या भारत के दोनों हाथों में आप लड्डू देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। सुमित, भारत की जो रीजनल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, ये भारत के हितों के लिए बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है भारत के हितों पर, और इसके पीछे अमेरिका है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और जो चीन के साथ जो भारत के प्रॉब्लम्स हैं वो सुधरने वाले थोड़ी ही आसान से। टेंशन्स कम हुए हैं चीन और भारत के बीच में। चीन की कोशिश रही है काफ़ी समय से कि वो भारत को परसूट करने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप आप नॉर्मलाइज कीजिए। नॉर्मलाइज तब होंगे जब चीन का एग्रेशन ख़त्म होगा, जब पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन होगा बॉर्डर पर। इस समय जो ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन है दोनों तरफ से, भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, उसमें कोई रिडक्शन तो हुआ नहीं है। थोड़ा सा कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, मगर अभी कई सारे और कदम हैं और चीन चाहता है कि रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इससे चीन का फायदा होगा। एक तरफ तो चीन भारत के साथ का जो ट्रेड सरप्लस है चीन का वो काफ़ी बढ़ रहा है, और चीन चाहता है कि भारत का मार्केट और ओपन हो चीन के गुड्स के लिए। तो अपनी फायदे की बात कर रहा है चीन इस समय। जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है विदेश नीति से जुड़ी हुई, और वो ये कि हमें भारत सरकार के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रिश्ते पिछले कुछ समय में अब आगे बढ़े हैं सकारात्मक दिशा में। इसी क्रम में तालिबान ने मुंबई में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास में एक नियुक्ति की है। तालिबान ने इकरामुद्दीन कामिल को कार्यवाहक काउंसिल बनाया है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत में अपने किसी मिशन में ये पहली नियुक्ति की है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति तालिबान द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में है। उनकी नियुक्ति की जानकारी तालिबान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद इस महीने 6 नवंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार अपने किसी बड़े अधिकारी को काबुल भेजा। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीज़न में संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने काबुल में तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने पर बात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक और दिवंगत नेता मुल्ला उमर के बेटे हैं, और अभी तक उन्होंने भारतीय अधिकारियों से सार्वजनिक मुलाकात नहीं की थी। जेपी सिंह ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की थी। खबर यही है कि तालिबान की पहली नियुक्ति भारत में मुंबई में जिनका काउंसलेट है उसमें होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। इसी सिलसिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक भी अब राज्य दौरे पर है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के कांदिवली वेस्ट में एक चुनावी जनसभा की, जिसमें मोदी सरकार की कामयाबियों और इंडिया गठबंधन की नाकामियों का जिक्र किया। इन्होंने कहा
धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, 6 साल। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश से आतंकवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। बोरीवली वालों, मैं कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये राहुल बाबा क्या, इनकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, पूरा देश मानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी अभी सुशील शिंदे जी ने कहा कि मैं गृह मंत्री था, कश्मीर जाते हुए डर लगता था। शिंदे साहब, कोई बात नहीं, आप गृह मंत्री थे, आपको डर लगता था। मैं अभी बताता हूं, पोते पोतियों को लेकर चले जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और बोरीवली वालों, आप भी कहीं और वैकेशन मत करना, कश्मीर जाकर शिकारे में घूम कर आना और मोदी जी को याद करना। भाइयों बहनों, हमने सालों से कहा था कि हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। राहुल बाबा, 19 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हर जगह हमें कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, मेरा मखौल उड़ाते थे। और भाइयों बहनों, राम की कृपा देखिए, 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। खबरों की खबर में वक्त है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में यूपीपीएससी की पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं को एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर हजारों परीक्षार्थी आज भी यूपीपीएससी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये परीक्षार्थी अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने और नतीजों के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे काबिल छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। अपनी मांगों को लेकर बीती पूरी रात उन्होंने यहीं सड़कों पर बिताई। इन छात्रों का कहना है कि वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। इस आंदोलन में देश के कई अन्य राज्यों के युवा भी अब शामिल हो गए हैं। राजनीति भी तेज हो गई है। आज 2 बार प्रयास किया गया प्रशासन की तरफ से छात्रों से बात करने का, स्थानीय पुलिस अधिकारी के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, लेकिन छात्रों से उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता इन छात्रों के समर्थन में भी आ गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपीपीएससी के संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर छात्रों से बात करें, उनकी समस्या पर ध्यान दें। यानी केशव प्रसाद मौर्य अभी वही बोल रहे हैं जो भाषा विपक्षी नेताओं की है। अखिलेश यादव, मायावती ने मोर्चा खोल लिया है। सपा के नेता तो मोर्चे में जाके साथ में प्रदर्शन भी वहां यूपीपीएससी के गेट पर कर रहे हैं। आज खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।